चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एक तूफान सा रिवीजन करेंगे इस चैप्टर का और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. एंड पढ़ाई करके आए हो? चलो लेट्स सी. कुछ लोग जैसे मुझसे पढ़ाई करके आए हो, बहुत अच्छा. चलिए लेट्स रिवाइज द एंटायर चैप्टर फटाफट से. The chapter is chapter number 13 SEBI Prohibition of Insider Trading Regulation 2015. Let's revise the chapter. इतने अच्छे से रिवाइज करना है कि रिवीजन आपके पास रख जाए. जिन बच्चों को जो भी पॉइंट्स याद नहीं होते वो रिवीजन को बार बार देखें और ये पॉइंट्स उनको अच्छे से दिलो दिमाग में बैठ जाए. हमने सबसे पढ़ा था रेगुलेशन नंबर 1 शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट. एकदम इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. शॉर्ट टाइटल इज SEBI Prohibition of Insider Trading Regulation 2015 एंड इसका कमेंसमेंट वाज नोटिफिकेशन में आया है उसके सम पर्टिकुलर डेज 180 डेज और समथिंग. उसके बाद में ये इंप्लीमेंट होने वाला था, वो हमें याद नहीं रखना है. फिर आते हैं डेफिनेशन. नाउ देयर आर वेरियस डेफिनेशंस. लेट्स टॉक अबाउट दिस डेफिनेशंस फटाफट से. सबसे पहले जो डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए वो है इनसाइडर. इनसाइडर से शुरू होता है. इनसाइडर मींस एनी कनेक्टेड पर्सन और एनी पर्सन हु हैज एक्सेस टू और possess unpublished price sensitive information. इंसाइडर के पास, इंसाइडर refers to any person who is a connected person or who has access to or who possess unpublished price sensitive information. यहां से हम लोग जाते हैं कनेक्टेड पर्सन पे. इंसाइडर मींस अ कनेक्टेड पर्सन. कनेक्टेड पर्सन की डेफिनेशन में 3 पॉइंट आ जाते हैं. कनेक्टेड पर्सन एनी पर्सन जो कि ड्यूरिंग 6 months prior to the concerned act was connected with the company directly or indirectly. कंपनी से जो भी कनेक्टेड है पिछले 6 महीने में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो व्यक्ति होगा कनेक्टेड पर्सन इन एनी कैपेसिटी. किसी भी कैपेसिटी में, भले कॉन्ट्रैक्चुअल, फिड्यूशियरी और एम्प्लॉयमेंट. तो जो भी व्यक्ति जिस दिन इनसाइडर ट्रेडिंग हुई, जिस दिन जो एक्ट हुआ, उसके पिछले 6 महीने में कंपनी से कनेक्टेड इन एनी कैपेसिटी, दैट पर्सन इज एन इनसाइडर. एनी कैपेसिटी मतलब एम्प्लॉयमेंट, फिड्यूशियरी और कॉन्ट्रैक्चुअल. इसके अलावा हमारी कंपनी के जो भी डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय हैं who hold any position including a professional business relationship with himself or the company whether temporary or permanent. भले परमानेंट है भले टेम्पररी हैं, ये जो एम्प्लॉयज डायरेक्टर हैं ये भी आपके रहेंगे हमेशा कनेक्टेड पर्सन. उसके बाद में आता है एनी पर्सन. एकदम जनरलाइज कर दिया. कोई भी व्यक्ति who has access to unpublished price sensitive information, that person is also connected person. कोई भी व्यक्ति that allows such person directly or indirectly access to unpublished price sensitive information. कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको एक्सेस मिलता है unpublished price sensitive information का, वो भी बन जाएगा कनेक्टेड पर्सन. तो कनेक्टेड पर्सन के अंदर आ गया जो भी व्यक्ति पिछले 6 महीने में हमारी कंपनी से कनेक्टेड है, हमारी कंपनी के डायरेक्टर, एम्प्लॉइज एक्सेट्रा हो गए, और जो भी व्यक्ति इसके पास यूपीएस आया है, ये सब हो जाएंगे कनेक्टेड पर्सन. फिर उन्होंने एक बड़ी सी डेफिनेशन लेकर आए, हु आर डीम्ड टू बी कनेक्टेड पर्सन. डीम्ड टू बी कनेक्टेड पर्सन आपकी कंपनी के कनेक्टेड पर्सन के रिलेटिव, ये डीम्ड टू बी कनेक्टेड पर्सन हो जाएंगे. उसके बाद में आपकी कंपनी के जो भी होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी है, वो हो जाएंगे. आपकी कंपनी की इन्वेस्टमेंट कंपनी है, जो भी आपकी कंपनी की ट्रस्टी कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, वो हो जाएंगे. आपकी कंपनी में जो भी सेबी के सेक्शन 12 रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज हैं, वो हो जाएंगे. आपकी कंपनी का जो बैंकर हैं, वो हो जाएंगे. या फिर आपकी कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, वो किसी भी कंसर्न में, फर्म में, कंपनी में अगर 10% कंट्रोल रखते हैं, तो वो एंटिटी और आपकी कंपनी भी हो जाएगी एक कनेक्टेड पर्सन. इसके बाद में और छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो भी एक स्टॉक एक्सचेंज होता है या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होता है या फिर कॉर्पोरेशन होता है, उसके ऑफिशियल्स भी उसके होते हैं कनेक्टेड पर्सन. कोई भी ट्रस्टी म्यूचुअल फंड है तो उसके भी जो मेंबर हैं वो भी उनके कनेक्टेड पर्सन है. असेट मैनेजमेंट कंपनी के बीओडी भी उनके कनेक्टेड पर्सन है. उसके बाद में पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जो डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज हैं वो भी उनके कनेक्टेड पर्सन है. एसआरओ के एम्प्लॉइज और ऑफिशियल्स हैं वो उनके कनेक्टेड पर्सन है. तो ये अपना अपना बता रहे हैं. सबसे अगर एक नॉर्मल कंपनी की बात करेंगे तो एक नॉर्मल कंपनी के कनेक्टेड पर्सन कौन है? उनके कनेक्टेड पर्सन के रिलेटिव, उसके बाद में उनके इन्वेस्टमेंट कंपनी, ट्रस्टी कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उनकी होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट, उनके इंटरमीडियरी, उनके बैंकर, या फिर उनके डायरेक्टर अगर किसी भी और एंटिटी के अंदर 10% कंट्रोल रखते हैं तो वो भी हमारे कनेक्टेड पर्सन है. ये होगा एक कंपनी से रिलेटेड. उसके अंदर दूसरों को पूछो, एसआरओ के कनेक्टेड पर्सन कौन है? एसआरओ के एम्प्लॉयर ऑफिशियल्स. अब बताओ म्यूचुअल फंड के कनेक्टेड पर्सन कौन है? म्यूचुअल फंड की एसेट मैनेजमेंट कंपनी के एम्प्लॉइज डायरेक्टर, म्यूचुअल फंड के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, ये उसके कनेक्टेड पर्सन है. उसके बाद में मुझे बता दो आप क्लियरिंग हाउस, कॉर्पोरेशन या स्टॉक एक्सचेंज के कनेक्टेड पर्सन कौन है? उनके ऑफिशियल्स. तो ये उनके बारे में बाद में बताया गया है. ये हो गए पर्सन डीम्ड टू बी कनेक्टेड पर्सन. इसके बाद में आता है इमीडिएट रिलेटिव. वो तो आप ऐसे ही बता दोगे. इमीडिएट रिलेटिव रिफर्स टू स्पाउस, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, children of the person and children of the spouse who are financially dependent or who takes advice, who discusses before taking any trading decisions. Simple. ये हो गया आपका इमीडिएट रिलेटिव. फिर प्रपोज टू बी लिस्टेड. बिना देखे अगर हम सोचें, प्रपोज टू बी लिस्टेड का मतलब है एक ऐसी कंपनी विच ईदर ए और बी, कहीं ये कंप्लाई होती है, ईदर द कंपनी हैज फाइल्ड द ऑफर डॉक्यूमेंट्स विद सेबी, आरओसी, स्टॉक एक्सचेंज, or the company is merging with a listed company. Easy way out. You wish.
इन्फॉर्मेंट, इन्फॉर्मेंट का मतलब हो गया एक इंडिविजुअल, एक ऐसा इंडिविजुअल हु इज फाइलिंग विद द बोर्ड अ वॉलेंटरी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर फॉर्म, एक व्यक्ति जो वॉलंटरी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर फॉर्म फाइल कर रहा है सेबी के पास में, विच रिलेट्स टू एलिज्ड वायलेशन विद रिस्पेक्ट टू इनसाइडर ट्रेडिंग फॉर with respect to insider trading which has already occurred, which is occurring or about to take place, whether or not this person qualifies for a reward मिले ना मिले बात अलग है, this person becomes an informant. Trading क्या होता है हमने पहले ही पढ़ लिया था. Trading means and includes subscribing, buying, selling or dealing or agreeing to subscribe, buy, sell or deal. ये सब होता है ट्रेडिंग. और फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन स्टार मार्क के साथ में, unpublished price sensitive information refers to an information relating to the company which is not generally available, which upon becoming generally available is likely to cause a material effect to price of the security. काफी आसान. वापस एक बार, unpublished price sensitive information, it's information relating to company which is not generally available, which upon becoming generally available is likely to cause a material change in price. And information about the company which is not generally available, which when generally available is likely to cause a material change in price, which includes but is not restricted to, including but not restricted to 5 points. खुद से बोलना है. Financial result, dividend, change in capital structure, merger, amalgamation, acquisition, delisting, and last is change in KMP. ये सब है आपके 5 एग्जाम्पल. यही 5 लिखना है. जितनी बार एग्जाम में सजेस्टेड आंसर में आया है, सजेस्टेड आंसर आईसीएसआई के अंदर हमेशा 5 ही चीजें दी है, तो आपको यही 5 लिखना है, इंक्लूडिंग बट नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू. चलो, इसके बाद में चैप्टर एक्चुअली शुरू हो जाता है. ये हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा है सिर्फ मात्र केवल हमारा 2 पॉइंट. थर्ड आता है कम्युनिकेशन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ unpublished price sensitive information. It simply says you cannot communicate, you cannot procure unpublished price sensitive information, but except for legitimate purpose, performance of duty and discharge of legal obligation. लेकिन इन तीनों के अंतर्गत भी अगर आप किसी भी व्यक्ति से शेयर करते हैं, so then you the person becomes insider. You will enter into a confidentiality agreement with the person. That person cannot disclose this information to someone else. That person cannot trade on the basis of this information. Further हम लोगों ने पढ़ा that you have to maintain a डिजिटल डेटाबेस. उसके अंदर 3 चीजें आती है. नेचर ऑफ यूपीएसआई, नेम ऑफ पर्सन हु हैज शेयर्ड, द नेम ऑफ द पर्सन whom it has been shared along with their PAN. फिर हमने डिजिटल डेटाबेस को लेकर बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े और साथ ही साथ में 2 एक्सेप्शन भी पढ़े थे. रेगुलेशन नंबर 3 के 2 एक्सेप्शन आते हैं. इफ ऑन एनी पर्सन ओपन ऑफर ऑब्लिगेशन इज अट्रैक्टेड and the directors feel in the interest of the company information has to be shared, तो उस केस में भी information share की जा सकती है. दूसरा, if the open offer obligation does not apply but the directors feels that in the interest of the company the information should be shared, then they can share the information and within and before 2 days from the act they have to disclose this information to public as well. Let's see इसके अंदर क्या क्या आता है अच्छे से. चलिए, रेगुलेशन नंबर 3, रेस्ट्रिक्शन ऑन कम्युनिकेशन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. जनरली आप किसी को भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते, प्रोक्योर नहीं कर सकते, एक्सेप्ट फॉर 3 केसेस. पहला, लेजिटिमेट पर्पस, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिस्चार्ज ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन. फिर आता है यू नीड टू हैव अ पॉलिसी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ लेजिटिमेट पर्पस. ये जो आपको लेजिटिमेट पर्पस डिफाइन करने पड़ेंगे, इसकी पॉलिसी बनानी पड़ेगी. कौन बनाएगा? कंप्लायंस ऑफिसर बनाएगा. फिर ये कहां पर आता है? इट्स अ पार्ट ऑफ कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर एंड कंडक्ट. वहां पे देखा था, उसी के अंदर लिखा है कि आपको एक पॉलिसी बनानी होती है फॉर लेजिटिमेट पर्पस. लेजिटिमेट पर्पस क्या होता है? लेजिटिमेट पर्पस शैल इंक्लूड शेयरिंग ऑफ यूपीएसआई इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. एक इनसाइडर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर यूपीएसआई शेयर कर सकता है विद पार्टनर, कोलैबोरेटर, लेंडर, कस्टमर, सप्लायर, मर्चेंट बैंकर, लीगल एडवाइसर, ऑडिटर, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और अदर एडवाइसर और कंसल्टेंट. हम इन लोगों को लेजिटिमेट पर्पस के लिए शेयर कर सकते हैं. पार्टनर, कोलैबोरेटर, सप्लायर, योर एडवाइसर, योर लीगल एडवाइसर्स, योर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, इनको शेयर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड इज दैट सच शेयरिंग हैज नॉट बीन कैरिड आउट टू एवेड और सर्कमवेंट द प्रोविजन ऑफ दिस रेगुलेशन. हमारा इंटेंशन वायलेट करना नहीं है, हम इन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो ये कर सकते हैं. उसके बाद में अगर किसी ने लेजिटिमेट पर्पस के लिए भी इसको रिसीव किया तो भी वो क्या बन जाएगा? इनसाइडर. उसके साथ क्या एंटर करनी पड़ेगा? कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट, जिसमें उस पे 2 रिस्ट्रिक्शन लगाने पड़ेंगे. ना तो आप इन यूपीएसआई के बेस पे ट्रेड कर सकते हो, ना ही यूपीएसआई किसी को शेयर कर सकते हो. बहुत ईजी. उसके बाद में 2 एक्सेप्शन आते हैं. 2 एक्सेप्शन हमने पढ़ा कि अगर
आपके ऊपर ऑब्लिगेशन टू मेक एन ओपन ऑफर आ रहा है, तो वहां पे अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है कि इट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, वो इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके ऊपर ओपन ऑफर ऑब्लिगेशन नहीं आया है, फिर भी बीओडी को लगता है इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, तो भी वो आपसे शेयर कर सकते हैं, लेकिन उस केस के अंदर उनको पब्लिक डिसेमिनेशन करना पड़ेगा एटलीस्ट 2 ट्रेडिंग डेज प्रायर टू द प्रपोज्ड ट्रांजैक्शन। इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं कि एक्सेप्शन जो है रेगुलेशन नंबर 3 के, कि अगर ओपन ऑफर ऑब्लिगेशन टच हो रहा है तो डायरेक्टर्स को अगर ऐसा लगता है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी यूपीएसआई शेयर करना है, तो वो कर सकते हैं। दो ही चीज। नेक्स्ट, अगर ओपन ऑफर ऑब्लिगेशन नहीं आ रहा है, डायरेक्टर्स को लगता है इन द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी आपको यूपीएसआई शेयर करना है, तो वो कर सकते हैं, लेकिन उनको बोर्ड को डिसेमिनेट करना पड़ेगा पब्लिक को 2 डेज प्रायर टू द ट्रांजैक्शन दिस यूपीएसआई। ये हो गया एक्सेप्शन के अंदर। उसके बाद में आपको स्ट्रक्चर डिजिटल डेटाबेस मेंटेन करना है, जिसके अंदर आप 3 चीजें होनी चाहिए। नेचर ऑफ यूपीएसआई, the person who has shared UPSI, the person to whom UPSI has been shared along with his PAN। और ये जो डिजिटल डेटाबेस है उसको लेके कुछ पॉइंट है। इट शुड नॉट बी आउटसोर्स, इट हैज टू बी मेंटेन्ड फॉर 8 years। और अगर आपके ऊपर कोई भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, देन जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है तब तक आपको मेंटेन करके रखना है, जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है तब तक आप इसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। आई थिंक इट्स क्वाइट ईजी एंड दिस इज ऑल अबाउट रेगुलेशन नंबर 3। कुछ भी पूछा जाएगा यू शुड बी एबल टू राइट। आप अकेले रेगुलेशन नंबर 3 के सारे पॉइंट्स बोल सकते हैं तो आएगा मजा। फिर आता है हमारा रेगुलेशन नंबर 4, that any insider who has UPSI cannot share UPSI। कोई भी व्यक्ति इसके UPSI वो UPSI को शेयर नहीं कर सकता। उसकी कुछ एक्सेप्शन है। सबसे पहला एक्सेप्शन मुझे बता दो, नोट्स में देखो। इंटर से अमंग इंसाइडर, इंसाइडर इंटर से ऑफ मार्केट, इंसाइडर इंटर से थ्रू ब्लॉक डील मैकेनिज्म। इजी है सर, ये दोनों हो गए। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांजैक्शन बिकॉज ऑफ एनी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, बाइंग शेयर्स बिकॉज ऑफ अंडर ईसॉप चलेगा। उसके बाद में फोर्थ, उसके बाद में 6 पे आता हूं सीधा, ट्रेडिंग अंडर रेगुलेशन नंबर 5 ट्रेडिंग प्लान के तहत। और एक बच जाता है, ये ध्यान रखना है, इफ द इंसाइडर इज अ नॉन इंडिविजुअल, उस केस में इफ द पर्सन टेकिंग द ट्रेडिंग डिसीजन एंड द पर्सन हैविंग यूपीएसआई आर डिफरेंट, ठीक है। उसके बाद में measures have taken place to ensure there is no violation and there is no evidence that the provision, the measures have been violated। आराम से। तो अगर ये 4 पॉइंट आ जाते हैं, क्या इंसाइडर होना चाहिए नॉन इंडिविजुअल, द इंडिविजुअल टेकिंग द ट्रेडिंग डिसीजन आर डिफरेंट फ्रॉम द इंडिविजुअल हैविंग यूपीएसआई, देन देयर आर मेजर्स इन प्लेस कि वायलेशन ना हो एंड देयर इज नो एविडेंस कि वायलेशन हुआ है। ये चारों कंडीशन हो जाती है तो दैट इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन। 6 पॉइंट्स हैं, वापस रिपीट करते हैं 6 पॉइंट्स को एक बार। सबसे पहला, इंसाइडर इंटर से ऑफ मार्केट, इंसाइडर इंटर से ब्लॉक डील मैकेनिज्म, सब्जेक्ट टू अ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट समझ लो, देन ईसॉप्स। उसके बाद में लास्ट पे आ जाओ, ट्रेडिंग प्लान। एक ही तो है जो बचता है हमेशा, और ये ध्यान रखना है। नॉन इंडिविजुअल इंसाइडर, individuals taking trading decision, individual having UPSI were different, measures have been taken to ensure no violation and there is no evidence ensuring violation। टिंग टिंग टिंग। रेगुलेशन नंबर 4, रेगुलेशन नंबर 5 ट्रेडिंग प्लान। मुझे सीधा ट्रेडिंग प्लान के पॉइंट्स मेरे को धपाधप बोलना चालू करो। ट्रेडिंग प्लान का टेन्योर होना चाहिए कम से कम, ट्रेडिंग प्लान का टेन्योर होना चाहिए मिनिमम पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। ट्रेडिंग प्लान आप सबमिट किसको करते हो? कंप्लायंस ऑफिसर को। वही रिसीव करता है, वही उसको रिव्यू करता है, वही उसको अप्रूव करता है, पब्लिक डिस्क्लोजर देता है, स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करता है। जब उसने पब्लिक डिस्क्लोजर कर दिया उसके कितने महीनों बाद वो इंप्लीमेंट होगा? 6 मंथ्स। ट्रेडिंग प्लान शुड नेवर बी ओवरलैपिंग, वो आपके मार्केट अब्यूज के लिए नहीं होने चाहिए, इररिवोकेबल होते हैं। ट्रेडिंग प्लान मे हैव नंबर ऑफ सिक्योरिटी और वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज। एक और बोल दो, कोई पॉइंट याद आ रहा है तो। 5 years वाला क्या पॉइंट? फाइनेंशियल ईयर एंड जब होगा उसके आसपास ट्रेडिंग प्लान के तहत भी ट्रेडिंग नहीं होती है। फर्दर एक और पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, ये आपको याद दिलाता हूं। अगर किसी व्यक्ति के पास यूपीएसआई है एट द टाइम ऑफ ट्रेडिंग प्लान का सबमिशन और उसके पास यूपीएसआई रह जाता है अप टिल इंप्लीमेंटेशन, तो उसके इसमें इंप्लीमेंटेशन को कर देते हैं डिफर। सिंपल, जरूरत नहीं पड़ेगी उतनी, बट फिर भी ठीक है। ये हो गया रेगुलेशन नंबर 5 ट्रेडिंग प्लान। अगर मैं आता हूं रेगुलेशन नंबर 6 के ऊपर, रेगुलेशन नंबर 6 नॉर्मल डिस्क्लोजर और रेगुलेशन नंबर 7 स्पेसिफिक डिस्क्लोजर। इजी पॉइंट, इनिशियल एज वेल एज कंटिन्यूइंग। बोलो बोलो, इनिशियल डिस्क्लोजर क्या होता है? प्रमोटर, केएमपी, डायरेक्टर जब भी अपॉइंट हुए उसके विद इन 7 days के अंदर उनको इन्फॉर्म कर देना उनका होल्डिंग ऑफ द कंपनी। कंटिन्यूइंग डिस्क्लोजर क्या कहता है? कभी भी प्रमोटर ग्रुप, डेजिग्नेटेड पर्सन और डायरेक्टर किसी भी एक कैलेंडर क्वार्टर के अंदर अगर ट्रेड करते हैं एक्सीडिंग 10 लाख, दे हैव टू इन्फॉर्म विद इन
2 days to the company. Company informs to stock exchange within the next 2 days. Done. और उसके अलावा कंपनी चाहे तो किसी भी डेजिग्नेटेड पर्सन के ऊपर एडिशनल कंप्लायंसेस रख सकती है. ये हो गया रेगुलेशन नंबर 7. रेगुलेशन नंबर 8 बात करता है कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर. रेगुलेशन नंबर 9 बात करता है कोड ऑफ कंडक्ट. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आ जाता हूं इस चार्ट पे. नहीं, इस चार्ट के पहले प्रिंसिपल्स पे आ जाते हैं. कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर के कुछ प्रिंसिपल्स हैं. कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर के कुछ प्रिंसिपल है जो शेड्यूल ए के अंदर दे रखे हैं. इन्हें ध्यान रखना होता है. वी हैव टू एंश्योर कि कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर के अंदर ये सब एंश्योर करके जाए. प्रॉम्प्ट के 2 पॉइंट. वी हैव टू प्रॉम्प्टली मेक पब्लिक डिस्क्लोजर, प्रॉम्प्टली डिसेमिनेट. प्रॉम्प्ट. उसके बाद में मुझे याद आ रहा है जो हमारे वो थे ना, उनको क्या कहते हैं जो सारे न्यूज़पेपर वगैरह में रहते हैं, एनालिस्ट. एनालिस्ट से रिलेटेड भी 2 पॉइंट थे. एक चीज तो एनालिस्ट को सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन दो जो यूपीएसआई नहीं है, यूपीएसआई इन्फॉर्मेशन मत दो. और दूसरा, एनालिस्ट के साथ जो भी मीटिंग होती है वो इमीडिएटली पब्लिकली डिसेमिनेट कर दो ताकि इशू क्रिएट ही नहीं हो. एनालिस्ट से रिलेटेड 2 हो गए और हमारे प्रॉम्प्ट रिलेटेड 2 हो गए. 2 इन्वेस्टर रिलेटेड थे कि हमें एक तो इन्वेस्टर के लिए व्यक्ति को अपॉइंट करना था, उसका नाम क्या था, सीरो. एक चीफ इन्वेस्टर रिलेशंस ऑफिसर भी अपॉइंट कर दो जो सब चीजों का मॉनिटर करेगा. और ये जो इन्वेस्टर्स के क्वेरीज होते हैं उनको भी आप इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करो. तो ये भी 2 पॉइंट हो गए. इसके बाद में 2 पॉइंट और बच जाते हैं कि नीड टू नो बेसिस के हिसाब से चलो एंड यूनिफॉर्म एंड यूनिवर्सल डिसेमिनेशन करिए. याद कैसे रखना है? 2 पॉइंट प्रॉम्प्ट हैं, 2 पॉइंट एनालिस्ट के हैं, 2 पॉइंट इन्वेस्टर के हैं. बचे हुए 2 पॉइंट. 2 पॉइंट प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्टली पब्लिक डिस्क्लोजर, प्रॉम्प्टली पब्लिक डिसेमिनेशन. इन्वेस्टर के 2 पॉइंट, चीफ इन्वेस्टर रिलेशंस ऑफिसर को अपॉइंट कर दो जो कि पूरा का पूरा मॉनिटर करेगा और अप्रोप्रिएट और फेयर रिस्पॉन्स दो क्वेरीज ऑफ द इन्वेस्टर को. फिर आ जाते हैं एनालिस्ट से रिलेटेड 2 पॉइंट कि एनालिस्ट को आप अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को भी दो ही मत. एनालिस्ट को प्रोवाइड करो नॉन यूपीएसआई इन्फॉर्मेशन ऑलवेज. और उसके बाद में एनालिस्ट के साथ में कोई भी कॉन्फ्रेंस या मीटिंग होती है वो इमीडिएटली पब्लिक डिसेमिनेट भी आप कर दो ताकि ज़्यादा स्कोप नहीं रहे. और उसके बाद में 2 चीज़ आती हैं कि आपका जो भी रिस्पॉन्स है वो सब आपका चाहिए यूनिफॉर्म यूनिवर्सल डिसेमिनेशन करो फटाफट से. और लास्ट, नीड टू नो बेसिस पे इन्फॉर्मेशन रखो, जिसको इतनी जरूरत है उतनी ही दो ताकि यूपीएसआई क्रिएट नहीं हो. जैसे ही थोड़ी बढ़ती है तो तुरंत या तो पब्लिक कहना है या तो लिमिटेड लोगों में या फिर सब में. आप ऐसा मत रखो कि थोड़े लोगों को पता चल रहा है थोड़े को नहीं. या तो सिर्फ कंपनी में 4-5 लोग जिनको इन्फॉर्मेशन की जरूरत है उनको पता होना चाहिए क्योंकि इन पे कंट्रोल रखा जा सकता है. आप 50-100 लोगों को बता दोगे इससे बेटर है पब्लिकली डिसेमिनेट ही कर दो. दैट्स प्रिंसिपल. अब इसके साथ में आता है कि जब हम कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर बनाएंगे रेगुलेशन नंबर 8 के हिसाब से, तब किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा. जब भी हम कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर बनाएंगे, it is applicable on every listed company. It is relating to handling of UPSI. It has to ensure principles under schedule A they are complied. Thereafter उसके बाद में आता है they have to be uploaded on official website. They have to be disseminated with stock exchange with all the amendments. And last is they have to be prepared by BOD. इनको कंपैरिजन में पढ़ते हैं तो बहुत ईजी जाता है. उसके बाद में आ जाता है हमारा कोड ऑफ कंडक्ट अंडर 9(1) एंड कोड ऑफ कंडक्ट अंडर 9(2). चलो 9(1) और 9(2) को कंपेयर करते हुए पढ़ते हैं. 9(1) is applicable on every listed company and intermediary. 9(2) is applicable on every person other than intermediary and listed company. ठीक है सर, डन. They are also relating to trading by designated person and their immediate relative. These are also relating to designated person and their immediate relative. ठीक है सर. 9(1) has to be prepared by. मैं बोलूं prepared by CEO managing director under the supervision of BOD. और यहां पे they are prepared by BOD only. अब उधर when you are preparing it you have to ensure that the minimum standards given in schedule B and C are complied. B for listed company, C for intermediary. यहाँ पे you have to ensure minimum standard as per schedule C are complied with. More or less ठीक है. उसके बाद में क्या बच गया? सब कुछ ही हो गया. डन. आप कंपेयर करते हुए जाएंगे तो कंपैरेटिवली बहुत ईजी हो जाएगा आपको पॉइंट्स को याद रखते हुए. अच्छा, ये हो गया 8, 9, 1, 9, 2. इसके बाद में आता है आपका एक छोटू सा टॉपिक 9A, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर प्रिवेंशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग. सबसे पहले आता है इंटरनल कंट्रोल. अब इंटरनल कंट्रोल किन किन चीजों के होने चाहिए, ये भी बहुत सारी चीजें. इंटरनल कंट्रोल सबसे पहले आपको इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर प्रिवेंशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग में आता है सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर और सच अदर एनालॉगस पर्सन, सिमिलर पर्सन जो है उसको इंश्योर करना है कि इफेक्टिवली इंटरनल कंट्रोल बने रहे. तो आपकी कंपनी के अंदर सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर की जिम्मेदारी है कि प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल बने. सर इंटरनल कंट्रोल जैसे कि इंटरनल कंट्रोल का एग्जांपल दो. दे इंक्लूड द फॉलोइंग. जैसे कि डेजिग्नेटेड पर्सन आइडेंटिफाई होनी चाहिए. रेगुलेशन नंबर 9 के अंदर हमने किया ही है ना अभी कोड ऑफ कंडक्ट में, डेजिग्नेटेड पर्सन को आइडेंटिफाई. ऊपर एक टॉपिक है कि डेजिग्नेटेड पर्सन की लिस्ट में कौन कौन आता है.
देखेंगे भी। तो डेजिग्नेटेड पर्सन को आइडेंटिफाई करने का काम हम कर चुके हैं। उसके बाद में रेगुलेशन नंबर 3 के अंदर बोला है कॉन्फिडेंशियलिटी अग्रीमेंट एंटर करना है। रेगुलेशन नंबर 3 के अंदर बोला है कि कोई भी व्यक्ति कम्युनिकेट नहीं करेगा, प्रोक्योर नहीं करेगा। रेगुलेशन नंबर 3 में बोला है कि हर एक व्यक्ति जिसको यूपीएसआई जाता है उसका एक लिस्ट डिजिटल डेटाबेस में बना के रखना है। यही आपके इंटरनल कंट्रोल है जो आपको करने हैं। रेगुलेशन नंबर 3 के 3 पॉइंट आते हैं और एक आता है रेगुलेशन नंबर 9 का पॉइंट, डेजिग्नेटेड पर्सन आइडेंटिफाई कर लो। आप यूपीएसआई जिसके साथ भी शेयर कर रहे हैं उसके डिटेल्स लिख के रखो। यूपीएसआई कभी भी शेयर ही नहीं होना चाहिए, रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, और कॉन्फिडेंशियलिटी अग्रीमेंट करो किसी के साथ भी शेयर हो रहा है तो। और ये सब चीज़ों का एक पीरियोडिक रिव्यू प्रोसेस भी होना चाहिए। तो इंटरनल कंट्रोल शुड बी एंश्योर, ये इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म का फर्स्ट पॉइंट है। सर इसके अलावा और क्या करना है? आपको ध्यान रखना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रहे हैं जिनको मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ को, दे हैव टू मॉनिटर, दे हैव टू एंश्योर दैट द रेगुलेशन इज कंप्लाइड। ऑडिट कमेटी को साल में एक बार इस चीज का रिव्यू करना है कि वेदर ऑल द थिंग्स आर प्रॉपर्ली कंप्लाइड और नॉट। अगर कहीं भी पता चलता है कुछ भी लीक हुआ है या इवन सस्पेक्टेड लीक हुआ है तो इंक्वायरी होनी चाहिए और इंक्वायरी रिपोर्ट जानी चाहिए सेबी के पास में। ये जब भी इंक्वायरी होती है तब उस समय पे जो भी इंटरमीडिएट्स या फाइनेंशियल आपके जो भी फिड्यूशरीज हैं, दे हैव टू एंश्योर दैट दे आर कोऑपरेटिंग। और आपके ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसीज तो होनी चाहिए। हाँ, पॉलिसीज से याद है, यू शुड ऑल्सो हैव विसल ब्लोअर पॉलिसी। ये जो पॉइंट है एक से एक फ्लो होता है। सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है साहब। उसके बाद में हमको ध्यान रखना है कि बीओडी, एमडी, सीईओ पूरा कंप्लाई करेंगे सारे रेगुलेशंस का। हाँ, उसका साल में एक बार रिव्यू भी करो बाय ऑडिट कमेटी। अगर कहीं पे लीक या सस्पेक्टेड लीक मिला तो इंक्वायरी होगी। हाँ, लीक हुआ है तो उस टाइम पे सारे इंटरमीडिएट फिड्यूशरी कोऑपरेट करेंगे और आपके साथ अपना पॉलिसी होना चाहिए। हाँ, पॉलिसी ध्यान रखो, आपके विसल ब्लोअर पॉलिसी भी होना चाहिए। इजी पीसी। और इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं पेनल्टी प्रोविजन के ऊपर। पेनल्टी प्रोविजन इज वेरी इजी। 15G क्या बोलता है? 15G ऑफ सेबी एक्ट सेज दैट मिनिमम पेनल्टी इनसाइडर ट्रेडिंग पे लगेगी 10 लाख की या मैक्सिमम लग सकती है 25 लाख और 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट मेड व्हिचएवर इज हाई। 25 CR और 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट मेड व्हिचएवर इज हायर। मिनिमम इज 10 लाख। और वहीं पे आगे बोलते हैं अंडर सेक्शन 24 ये कहता है कि कोई भी ऑफेंस या अबेटमेंट हुआ है, इंप्रिजनमेंट अप टू 10 years और फाइन अप टू 25 crore और बोथ। और अगर कोई व्यक्ति ये पेनल्टी को पे नहीं कर रहा है या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के ऑर्डर को मान नहीं रहा है, उस पे इंप्रिजनमेंट हो जाएगा मिनिमम 1 month, मैक्सिमम 10 years एंड फाइन अप टू 25 crore और बोथ। टिंग टिंग टिंग। और इसके बाद में एक लास्ट चीज आती है आपके पास, अपील टू सैट इज नथिंग। इफ यू आर नॉट हैप्पी विद द ऑर्डर, ये जो आपको सेबी ने, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने आपके ऊपर पेनल्टी लगाई है, आप खुश नहीं है, तो यू कैन मेक एन अपील टू सैट। सैट में अपील होती है विद इन 45 days। ये जो हमने सबसे पहले पढ़ा था वैसे ही चलेगा, ठीक है। उसके बाद में रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी एज अ कंप्लायंस ऑफिसर, बिना पढ़े यू शुड बी एबल टू आंसर कि हमने जो भी पढ़ा है सारे रेगुलेशंस के अंदर, जैसे कि रेगुलेशन 1 नहीं, 2 नहीं, 3 में आते हैं। 3 में कितना काम था सीएस को करना है, जैसे कि सबसे पहले जो पॉलिसी बनानी है वो भी सीएस को बनानी है। कौन सी पॉलिसी कह रहा हूं मैं? पॉलिसी फॉर आप जो लेजिटिमेट पर्पस के लिए शेयर कर सकते हो, पॉलिसी ऑल्सो हैज टू बी मेड बाय सीएस, ठीक है साहब। उसके बाद में आपने जिसको भी शेयर कर रहे हो उनके साथ में कॉन्फिडेंशियलिटी अग्रीमेंट करना है, ये भी कौन करेगा? सीएस। उसके बाद में आपने ये जो डिजिटल डेटाबेस मेंटेन कर रहे हैं ये कौन करेगा? सीएस। सारे रिकॉर्ड्स कौन मेंटेन करेगा? सीएस। और कुछ रेगुलेशन में 3 का याद आ रहा है? मोरलेस ये है। रेगुलेशन में 4 के अंदर ट्रेडिंग नहीं करने देगा सीएसटी, ऐसा कुछ नहीं है। रेगुलेशन में 5 में बहुत सारा काम सीएस का। ये सारे ट्रेडिंग प्लान एक्सेप्ट कौन करेगा? सीएस। रिव्यू कौन करेगा? सीएस। अप्रूव कौन करेगा? सीएस। और ये स्टॉक एक्सचेंज का फाइल कौन करेगा? सीएस। उसके बाद में एडिशनल अंडरटेकिंग मांग सकता है सीएस। अगर आपने ट्रेडिंग प्लान सबमिट नहीं किया है तो आपको हर ट्रेड के लिए बीइंग अ डेजिग्नेटेड पर्सन क्या लेना पड़ेगा? प्री क्लियरेंस। ये प्री क्लियरेंस भी आप किसके पास देने आते हो? सीएस। ये सब चीजें आ जाती है, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं 5 से आता हूँ 6 के ऊपर, डिस्क्लोजर 7 पे आता हूँ। ये इनिशियल डिस्क्लोजर जो केएमपी का देना है आपको, ये किसको देना है? सीएस। उसके बाद में कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर जब भी आपका 10 लाख से ज्यादा था एक क्वार्टर में, किसको देना है? सीएस। सीएस के डॉक्यूमेंट्स भी मेंटेन करके रखना है। इसके बाद में मैं चले जाता हूँ 7 के बाद 8। अरे सीएस तो यहीं रुका था। 8 के अंदर कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर कौन बनाता है? सीएस। 9(1) कौन बनाता है? 9(2) कौन बनाता है? सीएस। एकदम सिंपल। उसके बाद में अगर आ जाते हैं इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म इज ओके। और उसके बाद में अगर मैं जनरली एक टॉपिक एक पॉइंट था मैंने कहा था एक्स्ट्रा याद रख लेना कि ट्रेडिंग विंडो को क्लोज भी करता है सीएस। कब कब क्लोज करता है? जब आपके डिविडेंड आ रहा है। अब ये हमने याद किया था यूपीएससी से, यूपीएसआई से, ठीक है, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन से। 5 थे। सबसे पहला था तो जब भी फाइनेंशियल रिजल्ट होगा तभी ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो जाएगा। सेकंड था डिविडेंड, जब भी डिविडेंड डिक्लेयर होगा तभी हो जाएगा। थर्ड था चेंज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। यहां पे पॉइंट क्या था? जब भी आपका पब्लिक इशू, राइट इशू या बोनस इशू हो रहा है तब भी आपका विंडो क्लोज हो जाएगा। फिर वहां पे था मर्जर, अमालगमेशन, एक्विजिशन, उस टाइम पे यहां पे भी ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो जाएगा। वहां पे था चेंज ऑफ केएमपी। यहां पे उस चेंज ऑफ केएमपी से कनेक्ट करते हुए हमने क्या पॉइंट बना लिया था? चेंज ऑफ केएमपी यहां पे नहीं था। एनी चेंज इन प्लान्स
ऑपरेशंस और पॉलिसीज ऑफ द कंपनी, ये है तो भी ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो जाएगा। सिर्फ ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है, मस्ती से आप 10 पॉइंट आराम से लिख लोगे, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन हो जाता है। रुको रुको रुको, रिवीजन खत्म नहीं होता है, एक छोटा सा पार्ट है वो और बताना है, डेसिग्नेटेड पर्सन का। जब भी आप रेगुलेशन नंबर 9 के अंदर आप अपना कोड ऑफ कंडक्ट बना रहे हैं, तो कोड ऑफ कंडक्ट बनाते समय पूरी क्लास का फोकस यहां पे, यू हैव टू डिटरमिन द डेजिग्नेटेड पर्सन। अब डेजिग्नेटेड पर्सन कौन होता है, इन्होंने बताया कि डेजिग्नेटेड पर्सन आप स्पेसिफाई करेंगे, लेकिन इट शैल इंक्लूड एम्प्लॉइज ऑफ लिस्टेड कंपनी, इंटरमीडिएट फिड्यूशरी हु हैव एक्सेस टू UPSI, employees of material subsidiary who have access to UPSI, CEO employees up to 2 level below CEO who have access to UPSI, any support staff who have access to UPSI, and promoters में लिखने की जरूरत नहीं, who have access to UPSI। 4 पॉइंट, who have access to UPSI and promoters of the company। अभी 4 पॉइंट में कौन से आ रहे हैं? सबसे पहले पॉइंट देखते हैं हम लोग, एम्प्लॉय ऑफ लिस्टेड कंपनी, इंटरमीडिएट फिड्यूशरी who have access to UPSI। नेक्स्ट आते हैं एम्प्लॉइज ऑफ मटेरियल सब्सिडरी who have access to UPSI, तो हमारे एम्प्लॉइज सब्सिडरी के एम्प्लॉइज, सपोर्ट स्टाफ who have access to UPSI, and CEO and employees 2 level below CEO who have access to UPSI। ठीक है, एंड साथ में प्रमोटर्स में हमें लिखने की जरूरत नहीं, who have access to UPSI, they need to have access to UPSI। ऐसा ये हो जाते हैं हमारे डेजिग्नेटेड पर्सन। डेजिग्नेटेड पर्सन हमें स्पेसिफाई करने पड़ते हैं फॉर रेगुलेशन नंबर 9, बिकॉज रेगुलेशन नंबर 9 में कोड ऑफ कंडक्ट बना ही है फॉर डेजिग्नेटेड पर्सन। आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? एंड दिस इज ऑल अबाउट इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन। आई थिंक द रिविजन बहुत ही एकदम कॉम्पैक्ट है, 25 मिनट्स के अंदर हो गया होगा नॉन स्टॉप रिविजन। ये 20-25 मिनट्स के अंदर आपका सब कुछ कवर हो जाता है अगर आप इस मल्टीपल टाइम इस रिविजन को भी देख लेते हो, और अपने एंड से रिविज तो आपको करना ही है, नोट्स को रीडिंग कर लेते हो। आई थिंक यू सुपर सॉर्टेड। जो याद रखने की परेशानी है ना, वो सब्सटैंशियल तरीके से इस तरह से हम सॉल्व कर देते हैं। लुक, देयर आर सर्टेन किड्स, स्टूडेंट्स, जिनको याद रखने का प्रॉब्लम ही नहीं है। सर पढ़ते हैं याद हो जाता है, हमको अच्छे से पढ़ते हैं 2-3 बार याद हो जाता है। देयर आर सर्टेन किड्स जिनको बहुत प्रॉब्लम है कि सर याद नहीं रहता है। फॉर देम तो क्विक रिविजन इज लाइक ब्रह्मास्त्र। आप एवरी संडे देखते रहो, आप नहीं चाह के भी उन चीज़ों को याद रख लोगे। इट विल बी लाइक अ सॉन्ग जो आपको जबरदस्ती याद हो जाता है, अकेले गुनगुनाते रहते हो, वैसा हो जाना चाहिए। अब उसके लिए एफर्ट्स तो लेने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा मजा तो आ नहीं रहा है देखने में, जबरदस्ती देखना पड़ता है। तो आप उसको देखते रहेंगे अच्छे से, इंटरेस्ट है तो यू विल बी एबल टू रिमेंबर इट। चलिए, और यहाँ पे हमारा प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग हो जाता है खत्म। आर वी गुड हियर?